अस्सलामुअलैकुम। लीजिए जो आज का आपका टॉपिक है जी काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने काइनेटिक एक्सप्रेशन निकालना है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जिसके बीच में आप किसी भी टाइम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको रिएक्शन के जो है ना रेट के बारे में पता चल जाएगा। काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड, काइनेटिक का मतलब होता है वेलोसिटी, एक्सप्रेशन का मतलब होता है फार्मूला। ठीक हो गया जी। आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ना एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जो उसका काइनेटिक फार्मूला होगा। क्या मतलब, जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट के बारे में बताएगा, काइनेटिक के बारे में बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ऐसे फार्मूले को हम कहते होते हैं काइनेटिक एक्सप्रेशन। तो आपने ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जिसके भी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, रिएक्शन के रेट का पता चल जाएगा। लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। A chemical reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power 1। चलिए इसको डेफिनेशन को समझने के लिए ना हम एक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, ठीक हो गया। आपका जो ए रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में पी में चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे रेट निकालूँ तो यहाँ पे रेट किस तरह निकलेगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, यहाँ पे रिएक्टेंट ए है तो यहाँ पे ए के कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स है, तो वो उसकी क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएगी। तो ये आपके पास बन गया है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब पावर 1 हो तो वो आपके पास होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर पावर 0 हो तो वो आपके पास होता है ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर पावर 2 हो तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर पावर 3 हो तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में नहीं पता तो मैंने एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है और उस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको लाजमी देखें। और अगर आपने ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का काइनेटिक एक्सप्रेशन नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो लेक्चर देखें, उसके भी में मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या चीज़ होती है। और ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बीच में ही मैंने कुछ फार्मूलाज बताए हुए हैं, वो पहले आप देख लें फिर आप इसके ऊपर आए, ठीक हो गई जी बात। तो जब पावर 1 हो जाए तो वो आपके पास होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन पढ़ लें, अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, जो जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। पावर वहाँ पे क्या होगी, 1 होगी, उसको हम कहते होते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गई जी बात। आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जी, आपके पास कौन कौन सी एग्जांपल्स होती है। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल आपके पास है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकम्पोजिशन वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और इसकी डीकम्पोजिशन होती है प्लेटिनम कैटालिस्ट की मौजूदगी में। तो आपके पास क्या बनता है, H2O वाटर बनता है और साथ आपके पास क्या बन जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता है। इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया जी। दूसरी एग्जांपल आपके पास होती है जी डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डीकम्पोजिशन होती है किसकी मौजूदगी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की मौजूदगी में। तो आपके पास क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और साथ आपके पास बन जाता है ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए जहाँ पे 2 लग जाएगा और जहाँ पे आपके पास लग जाएगा 1/2, ठीक हो गया जी। और आपके पास थर्ड एग्जांपल आपके पास होती है, थर्ड है जी डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिकम्पोज हो जाते होते हैं, उनके न्यूक्लियस टूट जाते होते हैं। जैसा कि आपके पास है जी रेडियम, जिसका मास नंबर होता है 226 होता है और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 88।
इसका न्यूक्लियस टूट जाता है और इसका न्यूक्लियस टूटता है तो ये क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, ये आपको अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है यानी कि हीलियम प्रोवाइड करता है, और साथ आपके पास क्या बनता है, रेडॉन बनता है। ठीक हो गया जी। एटॉमिक नंबर जिसका 86 होगा और जिसका मास नंबर होगा 222। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल आपके पास आती है जी बैक्टीरियल ग्रोथ। जो आपके पास बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ के भी में क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में। तो कितने सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, सिर्फ एक सेल डिवाइड हो रहा होता है। जिस तरह डिग्री ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर भी में न्यूक्लियस टूट रहे होते हैं। तो कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है। तो जब एक ही न्यूक्लियस होगा तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरह बैक्टीरिया ग्रोथ किस तरह होती है कि बैक्टीरिया का जो सेल है ना वो टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, किसमें, डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा आपके पास और एग्जांपल्स होती है, वो किसकी होती है, प्सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की एग्जांपल होती है। अब जहाँ पे देखते हैं प्सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल कंसीडर करने लगूँ। प्सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है। तो अब मैं प्सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल लेने लगूँ। सबसे पहले आपके पास है जी CH3 COO C2H5, इट इज़ अ एस्टर। और एस्टर का मैंने रिएक्शन करवाया H2O के साथ। इसका मतलब है मैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, और ये हाइड्रोलिसिस किसकी मौजूदगी में होती है, ये H+ कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। तो आपके पास क्या बनता है, CH3 COOH एसिडिक एसिड बनता है, और C2H5OH इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे रेट लगा लूँ तो आपके पास यहाँ पे रेट निकलेगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है, एक आपके पास है एस्टर और एक आपके पास है वाटर। ठीक हो गया, वाटर है जी। तो यहाँ पे जो आपके पास एस्टर्स के कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो यहाँ पे वाटर है उसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो यहाँ पे ये रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शंस के बीच में जो वाटर है ना, वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है। आपको पता है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको एज अ सॉल्वेंट ही यूज़ किया जाता है, यानी इसकी मिकदार ज़्यादा रखी जाती है। तो जो यहाँ पे आपके पास H2O है ना, ये आपके पास एक्सेस में है। क्यों एक्सेस में है, क्योंकि आपने इसको यूज़ किया है एज अ सॉल्वेंट। और मैं आपको बताऊँ, जो आपका रेट होता है ना वो हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एक्सेस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो एक्सेस होता है वो पीछे रह जाता होता है, लेकिन जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जब ये ख़त्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेट है, रिएक्शन का रेट है, जो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, वो सारा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग है, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाना है। वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वाटर एक्सेस में है, उसने हर वक्त वहाँ पर मौजूद ही रहना है। तो लिहाजा यहाँ पे जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ इस एस्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो इस वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेट्स से अगर कर रहा होता है ये रेट एस्टर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और वाटर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता, तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना था, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 + 1 2 सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना था। लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो सिर्फ इस एस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो लिहाजा यहाँ पे हमें वाटर की पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की पावर क्या लेना पड़ेगी, 0 लेना पड़ेगी। क्यों 0 लेना पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ पे रेट है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, एस्टर है। वाटर एक्सेस में है, उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो अब देखिए, ये था वैसे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, एक्सेस में होने की वजह से हमने इसकी पावर कर दिया 0। अब ये कौन सा ऑर्डर बन गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन गया। तो अब इसको कहते होते हैं प्सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्सूडो का मतलब होता है फेक। ठीक हो गया, नकली, फेक।
तो अब ये था सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन हमने इसको फेक कर दिया है, नकली कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर बना दिया। कैसे बनाया है? हमने वाटर को किस में ले लिया हुआ है? एक्सेस में ले लिया हुआ है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन गया। अब जहाँ पे कुछ बच्चे सवाल करते हैं सर इसी तरह फिर सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पसूडो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जहाँ पे पावर 2 आ जाए और जहाँ पे 0 आ जाए, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। पसूडो थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, हो सकते हैं। तो ज़्यादा हम मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो हमारे पास पसूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। दूसरी एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल आपके पास है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज C12H22O11। आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक हो गया जी। तो वाटर में जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, किसकी मौजूदगी में करवा रहे हैं? H+ की मौजूदगी में। तो आपके पास क्या बन जाएगा? C6H12O6 और साथ बन जाएगा C6H12O6। एक बन जाएगा ग्लूकोज और एक बन जाएगा फ्रुक्टोज। अगर मैं इस रिएक्शन का आपके पास रेट निकालूँ तो रेट निकलेगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज C12H22O11 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सुक्रोज के कितने मोल्स हैं? 1 मोल्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वाटर के कितने मोल्स हैं? 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ हुआ है। तो वाटर सॉल्वेंट के तौर पे अगर यूज़ हुआ है तो उसकी मिकदार क्या होगी? उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी? एक्सेस। जब कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में हो तो फिर रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेट हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो इसकी मुझे यहाँ पे पावर कॉन्सनट्रेशन ऑफ वाटर क्या लेनी पड़ेगी? 0। क्यों? क्योंकि रेट सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज की कॉन्सनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वाटर की कॉन्सनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो इट इज़ अ पसूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जी आपके पास है जी सब मैथमेटिकल पॉइंट्स। सब मैथमेटिकल पॉइंट्स देखते हैं। अगर तो आपने 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं देखा हुआ, काइनेटिक्स एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप काइंडली पहले उसको देख लें। उसके भी में मैथमेटिकल पॉइंट्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो अब मैं डिटेल में तो नहीं ज़्यादा बताऊँगा, आप उसको देख लें फिर आप इसे लेक्चर के ऊपर आए। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जरा देखिएगा। आपके पास होता क्या है? अब मैं कुछ मैथ की बात करने लगूँ ताकि अभी हमने फार्मूला ड्राइव करना तो उसके भी में वो यूज़ होगा। ये लगा हो कि आपकी एक हवाई बातें हो रही है। तो जहाँ पे कुछ मैं मैथ के पॉइंट्स डिस्कस करने लगूँ वो सिर्फ इसलिए डिस्कस कर दूँ क्योंकि ये लेक्चर बायो वाले बच्चे भी देख रहे होंगे तो उनके लिए ज़रा ये समझना डिफ़िकल्ट होता है। तो ज़रा देखिएगा आपके पास क्या होता है। आपके पास होता है ये है कि ये आपका होता है d/dx। d/dx किसको शो कर रहा होता है? d/dx जो है ना वो रेट ऑफ चेंज को शो कर रहा होता है। d/dx शोज द रेट ऑफ चेंज। और कौन सा रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। d/dx का मतलब था रेट ऑफ चेंज और जब मैंने यहाँ पे x लिख दिया इसका मतलब है मैं x का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैथमेटिकल की फॉर्म में मैथ वाले बच्चे तो इसको बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि उनका एक चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो तो बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। हमने कुछ ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना, सिंपली मैं ये बता रहा हूँ कि d/dx का मतलब रेट ऑफ चेंज और x का मतलब है आप रेट ऑफ चेंज ऑफ x फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 1। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब है जब आप x का डेरिवेटिव मालूम करते हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए आगे चलिएगा। आपके पास मैथ में एक होता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपको कहा हुआ है जी आप 1/x की इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास है जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x ये सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा एक आसान तरीक़ाकार ये है। देखिए ये वो कह रहे हैं जी 1/x की आपने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए
सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने इस x का ना डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, जो कि हमने ऊपर किया हुआ है जी। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अगर तो ये x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, अगर तो ये x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव है 1 और x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, चूँकि उसने हमें कहा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू x इसकी इंटीग्रेशन करो। अगर तो इस x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है नेचुरल लॉग लगाना है। नेचुरल लॉग लगा के जो नीचे फैक्टर है ना, जो नीचे वेरिएबल है उसको साथ लिख देना है ln(x), जिसको सॉल्व करने का तरीका कार है, किसको सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका कार है। ठीक हो गया, ln(x) नेचुरल लॉग x प्लस सी का मतलब होता है वो मैंने बताया हुआ है, जब इंटीग्रेशन ख़त्म होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता होता है सी का मतलब होता है कांस्टेंट, और कौन सा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जरा एक और देखें, फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि आप इसकी इंटीग्रेशन करो 1/a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन, इस सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करनी। अब आपने 1/a माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया, देखिए अब यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर है, अब आपने ये देख लिया कि जो ये वाला ओवर में है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए ज़रा, अब a माइनस एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, a को भूल जाए, a को नहीं हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो a को छोड़ दे, हम सिर्फ x को देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x की बात हो रही है, a को छोड़ देंगे, सिर्फ x को लेंगे। क्यों x को लेंगे, चूँकि जहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x की बात हो रही है, सिर्फ x को लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x लूँ तो वो माइनस एक्स है, तो अगर हम माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले देखिए जी, अगर हम माइनस एक्स का डेरिवेटिव लें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है d/dx माइनस एक्स। अब आपने माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो आप पहले ऐसा करेंगे, माइनस को शुरू में लेंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा dx/dx, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे a माइनस एक्स है, a को तो हम छोड़ देंगे, चूँकि a यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है जो करना है, उसके अलावा जो भी आपके पास फैक्टर आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम माइनस एक्स को कंसिडर करेंगे। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1। तो हम देखना ये है कि इसका डेरिवेटिव क्या ऊपर पड़ा हुआ है, जहाँ पे ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ जी, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1, ऊपर 1 है, तो पहले हमें ऊपर -1 बनाना पड़ेगा। ले जी देखते हैं क्या होगा। ऐसा करता हूँ, मैं बाहर एक माइनस लिख देता हूँ और एक माइनस मैं अंदर लिख देता हूँ, a माइनस एक्स dx। अगर मैं माइनस को वापस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा वापस। ठीक हो गया। अब देखिए, अब नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, ये इसका डेरिवेटिव अब ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि क्या था -1। a को तो छोड़ दे क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो उसको आपने सिंपली क्या लिख देना है, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, और ये बाहर माइनस था, ये साथ माइनस आ जाएगा और साथ में आ जाएगा प्लस सी लिखना ही लिखना होता है। क्यों लिखना होता है, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व होती है तो उसकी जगह पे क्या आ जाता होता है, सी का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सारे मैथ के रूल्स हैं कि जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आपने सी लाजमी लिखना होता है, सी का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये पॉइंट्स आपने अपने जेहन में रखने हैं, ठीक है जी, चूँकि ये भी सॉल्व होने हैं, ये भी यूज़ हो गए। ले जी फार्मूला शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, जनरल रिएक्शन को मैं कंसीडर कर दूँ, जहाँ पे मैं सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लिया कि ए रिएक्टेंट है और वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। शुरू करते हैं जी इसको।
सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ, जो आपके पास ए रिएक्टेंट है उसके मोल्स कितने हैं, उसके मोल्स मैं कह लेता हूँ जी ए मोल्स है, ए मोल्स, उसकी मिकदार जो है ना वो ए मोल्स है। और जो वहाँ पे पी है, पी का मतलब प्रोडक्ट, उसके कितने मोल्स है, उसकी मिकदार है ज़ीरो मोल्स है। क्यों? ये कब की बात हो रही है, ये आपके पास बात हो रही है टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है अभी आपने रिएक्टर को रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया, रिएक्टर को रिएक्ट होने के लिए टाइम नहीं दिया, अभी आपने सिंपली रिएक्टर ली है और फ़ौरन से पहले मिकदार बता दिया कि ए की मिकदार, रिएक्टर की मिकदार ए है, और अभी आपने उनको रिएक्ट करने का टाइम नहीं दिया, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की मिकदार अंडरस्टूड बात है ज़ीरो होगी। आफ्टर सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्टेंट की मिकदार में क्या आएगा, रिएक्टेंट के मोल्स में क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसके मोल्स में क्या आएगा, इंक्रीज़ आएगा। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या चीज़ बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसकी मिकदार में जितना डिक्रीज़ आएगा उतना ही इसकी मिकदार में क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो कि ए मिकदार थी उसकी मिकदार में अब डिक्रीज़ आ रहा है, और वो डिक्रीज़ आ रहा है एक्स मोल्स का, माइनस का यहाँ पे मतलब है डिक्रीज़ आ रहा है, कितने मोल्स का, एक्स मोल्स का डिक्रीज़ आ रहा है। तो अंडरस्टूड बात है, अगर इसकी मिकदार में एक्स मोल्स का डिक्रीज़ आ रहा है तो प्रोडक्ट की मिकदार में उतने ही मोल्स का क्या आ रहा होगा, इंक्रीज़ आ रहा होगा। तो ज़ीरो प्लस एक्स, उसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, एक्स। टी इज़ इक्वल टू टी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। ठीक हो गई जी बात। ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रेट लगा लेते हैं, रेट ला के मुताबिक, रेट ला का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक आप रेट लगाने लगे। अगर आपने रेट के बारे में डिटेल टॉपिक देख लिया तो मैंने उसका भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी लाजमी देख लें। रेट लॉ के मुताबिक अगर मैं रेट लगा लूँ तो रेट कैसे निकलेगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर क्या आ जाएगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स। क्योंकि एट एनी टाइम पे बात होगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के मोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के मोल्स होते हैं। पी इज इक्वल टू ज़ीरो पे सिर्फ रिएक्टेंट के मोल्स होते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स नहीं होते। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स पावर 1। ठीक होगी जी बात। इसको आप कह लें इक्वेशन 1। ले जी दूसरा मैं रेट निकाल लूँगा डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट, जिसको हम कहते होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। डिफरेंशियल रेट दोनों से निकल सकता है, रिएक्टेंट से भी निकल सकता है, प्रोडक्ट से भी निकल सकता है, लेकिन मैं रिएक्टेंट के लिहाज से अब नहीं निकाल लूँगा, चूँकि रेट लॉ में हमने रिएक्टेंट के लिहाज से निकाल लिया। तो डिफरेंशियल रेट हम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के लिहाज से निकाल लेंगे। ठीक होगी बात। मैंने डिफरेंशियल रेट के बारे में बड़ा बताया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शंस एक वीडियो लेक्चर है, उसके भी मैंने बताया हुआ है, इसको लाजमी वहाँ से देखें। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशियल रेट जो है ना वो मैं निकालूंगा प्रोडक्ट के लिहाज से। डिफरेंशियल रेट को किसके साथ शो किया जाता है, जरा देखिएगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। बी का मतलब होता है डिफरेंशियल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और एक्स का यहाँ पे मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक हो गया। और डी टी का मतलब है चेंज इन टाइम। तो आप यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में चेंज आएगा उतना ज़्यादा आपके पास रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा। तो ये आपके पास कौन सा रेट है, डिफरेंशियल रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक होगी बात। अब ये दोनों रेट है, इसको आप कह लें इक्वेशन 2। अब ये दोनों रेट है, आप इन दोनों रेट को कंपेयर कर लिया, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ले जी शुरू करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों रेट है डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ए माइनस एक्स, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब ये देखिए
साफ पता चल जाए कि जो आपके पास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर दिया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि ये रिएक्टेंट था और उसकी पावर क्या 1, सो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट लगाते होते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देते हैं डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जरा देखिए जहाँ पे जो के है, के इज़ अ रेट कांस्टेंट, के इज़ अ वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर के को हम कहते होते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक आप रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप जहाँ पे रेट फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो रेट निकलेगा एट स्पेसिफिक टाइम। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे डी लगा हुआ ना, डी का मतलब होता है डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट ऐसा रेट होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे निकाला जाता है। तो अगर आपको जहाँ पे रेट फाइंड आउट करना है तो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे ही वैल्यूज़ पुट करना पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रेट किसी भी टाइम पता चल जाए, एट एनी टाइम हमें रेट पता चल जाए, तो हमें इस डी को हटाना पड़ेगा। जब तक ये डी नहीं हटेगा तो आपको रेट तो मिलेगा, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम होगा। तो हमने एट एनी टाइम रेट फाइंड आउट करने के लिए इस डी को क्या करना है, रिमूव करना है। डी को रिमूव करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ के कांस्टेंट है, बाकी हर फैक्टर वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है। तो लीजिए फैक्टर्स सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ए माइनस एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, जो उधर ही है डी टी जहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा के इंटू डी टी। ये आ जाएगा आपके पास, वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक होगी बात। अब आपने इस डी को रिमूव करना है। डी को रिमूव करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते होते हैं, इंटीग्रेशन का। तो लिहाजा हम जहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से, इंटीग्रेट लेने से, इंटीग्रेट का सिंबल ये होता है, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर ए माइनस एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू के को बाहर जाने दूंगा, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी। लीजिए हमने इंटीग्रेशन ले लिया दोनों तरफ, के को बाहर कर दिया, चूँकि कांस्टेंट था वो तो नहीं चेंज हो रहा था, उसको बाहर कर दे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या है कि इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर पड़ा होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रा देखिएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा और माइनस ही अंदर भी मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये आपके क्या पास क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू के इंटीग्रल और डी, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, जो कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये आपके पास क्या बचेगा, के टी। ठीक होगी। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी। मैंने कहा था जब इंटीग्रेशन चला जाता है तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, सी। सी का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या चीज़ लगाते होते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते होते हैं। और कौन सी बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन दो तरह की होती है, एक होती है इनिशियल और एक होती है फाइनल। तो मैथ का रूल ये है कि अगर आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इनिशियल बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल पे क्या होता है, इनिशियल पे आपके पास टाइम ज़ीरो होता है, और इनिशियल पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। इनिशियली टाइम ज़ीरो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो। ठीक हो गया। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी। आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ए इज़ इक्वल टू सी। ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई है।
आप इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ए आ जाएगा। ठीक होगी बात। लीजिए क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग को उधर ले जाए, नेचुरल लॉग वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर ले, आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो लॉग का रूल है कि अगर माइनस हो रहे हो तो वो क्या हो जाते होते हैं, डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। तो मैंने के टी को पहले लिख दिया, इक्वल टू डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। ये आपके पास काइनेटिक एक्सप्रेशन है। दिस इज़ द काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप इस फॉर्मूले के भी में जब कभी भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिएक्शन का रेट का पता चल जाएगा। ए का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एस का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी का मतलब है टाइम, के का मतलब है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉगरिथम में भी चेंज कर सकते हैं। उसका हमारे पास तरीक़ाकार ये होता है कि जो आपके पास नेचुरल लॉग होता है वो किसके बराबर होता है, 2.303 लॉग के बराबर होता है। अगर आपने नेचुरल लॉग नहीं रखना तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास आ सकता है के टी इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपके पास काइनेटिक एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ये दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक होगी बात। अब हमने इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। दोनों की तो ज़रूरत नहीं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले चाहे इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले, बात दोनों की एक है। नहीं जी, शुरू करते हैं। मैं ऊपर वाले का ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, आप जिसका मर्जी कर ले, दोनों का ही हो सकता है। मैं ऊपर वाले का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जी। क्या है जी, आपके पास एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के टी। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं के टी के साथ प्लस 0 लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है, प्लस सी। यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन होगा, नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स, एम स्लोप वो क्या होगी के, एक्स का मतलब क्या है एक्स एक्सिस, वहाँ पे क्या होगा टाइम, और सी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट और उसकी वैल्यू क्या है 0। तो आपके पास जो ग्राफ जो होगा, आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा जो होगा, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन वो किस शक्ल में होगी, स्लोप की शक्ल में होगी। और आपको पता है जब आपके पास वाई इंटरसेप्ट या सी की वैल्यू 0 हो तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कहाँ से पास हो रही होती है, ओरिजिन से पास हो रही होती है। आपने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम लेना है। वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है, नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स लेना है। ठीक हो गया जी। तो आपके पास कौन सी लाइन प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी। और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही होगी, ओरिजिन से पास हो रही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 0 है। ले जी, अगर आपने स्लोप निकाल लिया तो स्लोप निकालने का तरीका क्या ये होता है कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है आप उसका एंगल फाइंड आउट कर ले, जो थीटा होगा आप उस एंगल का टैन थीटा ले ले, और वो टैन थीटा किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। और यहाँ पे एम किसके बराबर है कि आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास क्या चीज़ जो हो गई है, ग्राफ जो हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आपके पास आता है यूनिट्स ऑफ के। यूनिट्स ऑफ के आपने यूनिट्स निकाल लिया तो आपके पास क्या काइनेटिक एक्सप्रेशन आया था,
के टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। यही आया था फॉर्मूला। पहले आप जहाँ से के को अलग कर लें, के अलग हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर टी नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स के इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी। टी का क्या यूनिट होता है सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। तो ए क्या चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन है उसका यूनिट क्या होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास के का यूनिट क्या आ जाएगा पर सेकंड। ठीक हो गया। के का यूनिट जब पर सेकंड हो तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आपके पास है जी हाफ़ लाइफ। आपने हाफ़ लाइफ फाइंड आउट करनी है। अगर आपको हाफ़ लाइफ के बारे में नहीं पता तो मैंने उसका एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको लाजमी देखें, आपको हाफ़ लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। हाफ़ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं जो यहाँ पे आपके पास टाइम है वो लेट कर ले, तो कि वो आपके पास हाफ हुआ है टी इज इक्वल टू टी 1/2, और जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो अभी आधी प्रोड्यूस हुई है, हाफ प्रोड्यूस हुई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो हाफ प्रोड्यूस हुई है, तो A/2। ठीक हो गया जी। तो आपके पास क्या फार्मूला था, एज वी नो डैट हमारे पास फार्मूला था कि टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग और इज़ नेचुरल लॉग इंटू ए ओवर ए माइनस एक्स। जहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लें तो वो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर के नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। वैल्यूज़ पुट करें तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा टी 1/2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर के नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स क्या आ जाएगा A/2। ठीक हो गया। आपके पास ये आ जाएगा टी 1/2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर के नेचुरल लॉग ए ओवर A/2। ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 2a माइनस ए, तो ये आ जाएगा A/2। तो आपके पास आ जाएगा टी 1/2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर के नेचुरल लॉग 2a ओवर a। तो a से कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा टी 1/2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर के नेचुरल लॉग 2, और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू आपके पास होती है टी 1/2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर के 0.693। ठीक हो गई जी बात। हाफ लाइफ आपके पास आ गया जी। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू 1 ओवर के 0.693। ये आपके पास आ गया जी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ले लीजिए आज का आपका लेक्चर ख़त्म हो गया जी। ठीक है जी। तो अगर कोई आपको बात समझ नहीं हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।